नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी विद राजश्री पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को पर क्लिक करें, बोले तो घंटी बजाए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो 4 था जियोग्राफी का, उसका पार्ट 2 किया था और मैंने कहा था कि मैं ट्राई करूँगी पार्ट 3 के अंदर विंड से लेके आगे तक का मोस्टली चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 3, जिसके अंदर आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर विद द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। हमने पढ़ लिया था एयर प्रेशर तक और आज हम स्टार्ट करेंगे विंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, हमने पढ़ लिया था एयर प्रेशर तक। तो अगर आपको एयर प्रेशर अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो जाकर देखें, क्योंकि विंड के अंदर एयर प्रेशर की थोड़ी बहुत बात आएगी। तो विंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये दिया हुआ डू यू नो। इसके अंदर बोला है अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। कि एक विंड, एक हवा जो कि बहती है, हवा बहती है, नॉर्मल है, तो उसे नाम कैसे दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है उसके बेसिस पर कि वो किस डायरेक्शन से बहकर आ रही है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हवा है जो वेस्ट डायरेक्शन से बहकर आ रही है, तो उसे बोल रहे हैं वेस्टर्ली। तो अगर इस जगह से आती तो उसे बोलते हैं ईस्टर्ली, नॉर्दर्ली, साउथर्ली, तो रेस्पेक्टिवली नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ साउथ के लिए ऐसे नाम होता विंड्स का। तो बस यही कहना चाह रहे हैं इस डू यू नो के अंदर कि जो विंड होती है उसे उसकी ब्लोइंग की, मतलब वो कहाँ से ब्लो होना स्टार्ट हुई, उसके बेसिस पर उसे नाम दिया जाएगा। तो चलो अब आगे हम पढ़ते हैं विंड पूरा पैराग्राफ। Then wind. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. देखो, मैंने कहा था कि प्रेशर, एयर प्रेशर को है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो पिछली वीडियो में जाके अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो जाकर देखें कि जो एयर है उसका मूवमेंट जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। यानी कि जब एक हवा हाई प्रेशर से, यानी कि ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह जाएगी, मान लो ये ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कम प्रेशर है, तो जब हवा यहाँ से यहाँ जाएगी ना तो उसे क्या बोलेंगे? अपने विंड बोलेंगे। ओके, you can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. कि जब हम काम, मतलब जैसे कि जब तूफान आता है तो क्या होती है, जो हवा होती है वो बह कर क्या करती है, जो सूखी पत्तियां होती है वो पेड़ों के ऊपर से उन्हें उखाड़ लेती है और कहाँ पर लेती है? अपरूट्स पे, पेवमेंट्स पे, अपने कह सकते हैं जैसे कि रोड्स पे, फुटपाथ पे, सारी जगह ड्राई लीव्स फैल जाती है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो न्यू लीव्स होती है ना, ग्रीन लीव्स, वो भी टूट जाती है ऐसे तूफान के अंदर। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जो तूफान है वो भी क्या है, जब विंड जो बहुत तेज ब्लो करती है तो उसे अपने क्या कह देते हैं? तूफान कह देते हैं। या फिर और भी कई कंडीशंस होती है तो अपने उसे तूफान कह देते हैं। तो जब तूफान में मेनली क्या होती है? विंड होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम विंड का काम कैसे देखते हैं, देख सकते हैं कि जब तूफान आता है तो जो सूखी पत्तियां होती है तो विंड उन्हें क्या करती है? पेड़ों से उखाड़कर रूट्स पर, फुटपाथ्स पर गिर देती है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कि जब कभी कभी जो हवा है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बह रही होती है तो क्या होता है, आप देख सकते हो कि या तो थोड़ा स्मोक, या फिर अपने कह सकते हैं कि छोटे छोटे फाइन डस्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के, वो भी उसके साथ में ब्लो करते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कि कभी कभी तो ऐसी ही विंड चलती है कि हमारे लिए, कि ह्यूमंस के लिए, अपने लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि मान लो विंड इधर से यहाँ, इस तरफ से इस तरफ आ रही है, जैसे अपने कह दे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, तो अपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा नहीं पाते हैं, बहुत पावर लगती है। यानी कि जैसे मानो हवा इस तरफ से इस तरफ जा रही है तो अपने इधर से इधर नहीं जा पा रहे, क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है। बस इस लाइन में यही बोलना चाह रहा है ये। यू मस्ट हैव एक्सपेक्टेड, sorry, you must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day.
थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। कि इसमें ये कह रहा है कि ऐसे और भी कई, जैसे आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी जैसे बारिश और तूफान साथ में होते हैं और हमें जाना होता है ना कहीं पर, तो हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, थोड़ी दूर जाना होता है तो हमें अम्ब्रेला पकड़ने में दिक्कत होती है अगर हमें विंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, होती है ना। और इसके साथ में आप और एग्जांपल सोचिए जिसके अंदर जो तेज विंड है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। तो अभी ये हमें दिखाए हुए हैं विंड के 3 टाइप्स जिनका नाम दिया हुआ है सीजनल विंड्स, परमानेंट विंड्स और लोकल विंड्स। तो इसने परमानेंट विंड्स के अंदर क्या बताया है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि वो विंड्स या फिर अपने कहते हैं जो ट्रेड विंड्स होती हैं, कहाँ से ब्लो होने वाली, वेस्ट से ब्लो, मतलब वेस्ट से जब जो विंड है वो ब्लो होना स्टार्ट होती है तो अपने इसे क्या कह देते हैं वेस्टर्ली, और जब ईस्ट से ब्लो होना स्टार्ट होती है तो अपने इसे क्या कहते थे ईस्टर्लीज। तो जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होते हैं ना वो साल भर लगातार बहती रहती है, लगातार चलती है वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली, और वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन में साल भर ही चलती रहती हैं। दूसरी दी हुई है इन्होंने सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स में ये कह रहा है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर मानसून कैसे आता है, मानो ये है इंडिया का नीचे वाला पार्ट, तो मान लो यहाँ से मानसून आया, यूं जाता है, यूं शायद यहाँ जाता है, तो जब यहाँ जाता है तो विंड की डायरेक्शन उस तरफ है, और जब वापस आता है तो विंड की डायरेक्शन कुछ और होती है। तो जैसे मानसून की डायरेक्शन इंडिया के अंदर चेंज होती रहती है, वो एक एग्जांपल है किसका, सीजनल विंड्स का। देखो सीजनल नाम से पता लग रहा है कि सीजन्स के अंदर जब डायरेक्शंस बदलती रहती है विंड्स की तो उन्हें क्या कह देते हैं, सीजनल विंड्स कह देते हैं। Then next is local winds. What is given next? The next is local winds. Third one is local winds. These blow only during a particular period of the day or year in small area. कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है या फिर अपने कह सकते हैं कोई छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है एक पर्टिकुलर पीरियड होता है दिन का। मान लो जैसे लू हो गई, लू यानी कि जो गर्म हवा होती है वो गर्मियों में बहती है और बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में बहती है। तो जैसे वो भी क्या हो गई, एक लोकल विंड हो गई, या फिर साल का, जैसे साल का एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, कौन सा हो गया, समर पीरियड हो गया लू का। तो वैसे ही एक डे का भी कोई पर्टिकुलर पीरियड हो गया कि इस दिन तो ऐसा होगा ही होगा विंड ब्लो के साथ में। देन नेक्स्ट इज गिवन फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। कि जैसे मानो हाँ लैंड और सी ब्रीज होती है तो आपकी ये आएगा लैंड और सी ब्रीज, इसे आप पढ़ेंगे आगे। ये भी एक एग्जांपल है किसका, लोकल विंड्स का। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अपने ने पहले पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना इंडिया का, वहाँ पर गर्म और सूखी हवाएं चलती है और उन्हें क्या कहते हैं, लू पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको लू यूं ही बता दिया था, इसके अंदर लू की बात आई भी है। चलो अभी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम में इसने क्या बताया, मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। इसने यहाँ पर बताया प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम्स बताए हैं। तो यहाँ देखो ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम्स। ये देखो इक्वेटोरियल, ये 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है। ये 25.5 डिग्री है, यानी कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर के बीच में जो होती है ट्रेड विंड्स, वो होती है ईस्टेरियंस। तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, यूं बहती है वो। वैसे ही जो वेस्टेरियंस होती है वो जाती है ईस्ट की तरफ। सॉरी हाँ, ये भी ईस्टेरियंस ही है, ये भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये कैंसर से इक्वेटर की तरफ यूं। ये तो हो गई एक टाइप की ईस्टेरियंस हो गई है। फिर है ये यहाँ पर दी हुई है पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज के अंदर इसने क्या दिखाया है कि पोल्स से ये आ रही है, पोल से ये इस तरफ बह रही है वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये है प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज।
इस एरिया को प्रीवेलिंग बोलते हैं और ये जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इसका नाम क्या हो गया, वेस्टर्लीज हो गया। ऐसा ही साउथ के अंदर है, ये देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कि वेस्ट साइड से क्या गई ईस्ट साइड में, यहाँ पर पोल जो है उसके अंदर इस साइड से गई वेस्ट साइड के अंदर, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है साइक्लोन नेचर फ्यूरी, तो ये मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ। Odisha, located on eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in Bay of Bengal. On 17 and 18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state. The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees and damaged the kacha houses. Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave, tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. लैंग्वेज इजी है, ये सिंपली समझ आ रहा है, पर एक बार ऐसे मोटा मोटा बता देती हूँ कि 1999 के अंदर ईस्टर्न सी कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर है उड़ीसा, और बे ऑफ बंगाल अपने ईस्टर्न कोस्ट वाली तरफ ही है। तो वहाँ पर क्या आती है, एक साइक्लोन आता है, तो जिस कारण से वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। और जो अगला साइक्लोन होता है, पहला तो कब आता है, 17 to 18 अक्टूबर को आता है, और सेम ईयर 29 अक्टूबर को फिर से आ जाता है, और फिर वो क्या करता है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट होता है स्टेट का, उसे डैमेज कर देता है। और इसका 3 फैक्टर्स थे उसके डैमेज के। एक तो था विंड वेलोसिटी, यानी कि हवा बहुत तेज़ चलना, रेन एंड टाइडल सर्ज की बारिश भी होना, और साथ में टाइड्स का भी होना। टाइड्स पता है ना आपको, जिसे अपने क्या कह देते हैं, ज्वार कह देते हैं, ज्वार या भाटा। इसके अंदर बताया कि जो विंड थी उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपने कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स इन 1 मिनट, कि 1 मिनट के अंदर ऐसी स्पीड थी कि वो 4 किलोमीटर चल देता है, यानी कि 260 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चल देता था वो। और ये हवा लगभग 36 घंटों तक चली थी। और इसने क्या किया था, जो ट्रीज था उन्हें उखाड़ दिया था, और कच्चे हाउस थे वो भी क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। और कई जो इंडस्ट्रियल शेड्स थे और कई जो हाउस थे उनकी क्या हो गई थी, रूफ जो थी वो उड़कर चली गई थी। पावर सप्लाई भी थी, वो भी खराब हो गए थे। और अब इसने कहा है कि हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, और 3 दिन लगातार बारिश चलती है, किसके इन्फ्लुएंस में, साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में। और ये जो रेन थी ये क्या कर देता है, उड़ीसा के अंदर फ्लड का कारण बन जाता है। और ये जो साइक्लोनिक विंड्स थी ये और क्या कर देती हैं, टाइडल वेव्स कर देती हैं, जो कि 20 किलोमीटर तक जो लैंड है उसके ऊपर मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। और जो 7 से 10 मीटर हाइट की जो टाइडल वेव हैं वो अचानक से आए और उसने भी काफ़ी सारा डैमेज कर दिया। जो पैडी क्रॉप्स थे, इनके चावल की खेती की हुई थी, वो भी ख़राब कर दी थी। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गुल्फ ऑफ थाईलैंड near east of Port Blair on 25 October 1999 and gradually moved in northward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Ersama and Balikunda in Odisha on 29 October at 10:30 am. कि ये जो अभी ऊपर बताया है कि साइक्लोन आता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गुल्फ ऑफ थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था 25 अक्टूबर 1999। बहुत बड़ा स्टार्ट तब हुआ था, जो कि कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर के पास में है। और ये धीरे धीरे करते उड़ीसा के पास आ जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, एरासमा एंड बलिकुड से।
और सुबह मतलब 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 स्टार्ट होता है। बस ये इतना मेन नहीं है, तो अपने आगे चल सकते हैं। ये देखो, अब इसने क्या बताया, अब अपने पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. कि जब जो वाटर होता है वो लैंड से इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, या फिर कई वाटर बॉडीज होगी, जैसे कि क्या हो गया, वेल, पॉन्ड, लेक्स, और भी कई चीज़ें होती है, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिन्हें अपने कह देते हैं टांका कह देते हैं, बावड़ी कह देते हैं। ऐसे भी और कई चीज़ें हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ है, जहाँ से जो पानी है वो इवेपोरेट होकर क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। कि एयर के अंदर अगर कभी भी मॉइस्चर होता है ना, थोड़ी सी नमी होती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, ह्यूमिडिटी कह देते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जैसे अगर कभी कभी अपनी देखते हैं कि ऐसे उमस होती है, क्योंकि गिला गिला चिपचिपा सा हो जाए, तो अपने उसे क्या कह देते हैं, ह्यूमिडिटी। और अगर एक पूरा दिन पूरी जो एयर होती है वो वाटर वेपर के साथ में फुल रहती है ना, तो अपने उसे क्या कह देते हैं, ह्यूमिड डे कह देते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। कि जैसे जैसे जो एयर है वो गर्म हो जाती है ना, तो जो एयर की कैपेसिटी होती है, जो एयर की क्षमता होती है वाटर वेपर को कैरी करने की, होल्ड करने की, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब कैसे बढ़ जाती है कि जब वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने लग जाती है, और फिर वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा ह्यूमिड रहता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। कि ह्यूमिड डे में क्या, ह्यूमिड डे के टाइम क्या होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं ना वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, और साथ में जो अपना पसीना होता है, जो अपना स्वेट होता है, वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होता जैसे नॉर्मल डेज में हो जाता है। और इस कारण हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. कि जब वाटर वेपर है कंडेंस होना स्टार्ट होता है ना, क्या कॉज करते हुए, ड्रॉप मतलब कंडेंसेशन। अपनी कंडेंसेशन आपके प्रोसेस आया होगा आई थिंक 6th क्लास में, उसे अपनी क्या होता है कंडेंसेशन, कि जब जो वाटर वेपर होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आकर धरती पर आता है, तो अपने उसे कह सकते हैं कंडेंसेशन। इसके अंदर यही कह रहा है कि जो वाटर वेपर होता है ना वो कंडेंस होता है, वो बरस सकता है, अपनी वो कह सकते हैं बरसने लगता है। क्या कॉज करके, कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उसकी फॉर्मेशन को कॉज करके। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और कभी कभी बच्चे पूछते हैं बादल क्या होते हैं, बादल किससे बने होते हैं, अपने बादल के ऊपर चल सकते हैं क्या। ये बिल्कुल बचकाने सवाल है। इसका जवाब है ना, क्योंकि जो ये क्लाउड्स होते हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़ा मास होता है, जैसे अपने कह सकते हैं कि जिसके अंदर अपने वाटर वेपर को स्टोर कर सकते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो वहाँ पर क्या हो जाती है, उसका काफ़ी सारा मास मिलकर क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. कि जब ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है एयर में फ्लोट करने के लिए, मतलब ये एयर में और फ्लोट नहीं कर पाती, इतनी हैवी हो जाती है, तो फिर वो क्या करती है, धरती पर गिरने लगती है, नीचे आ जाती है, और क्या कहते हैं अपने से, precipitation कहते हैं। Jet planes flying in the sky leave a wide trail behind them. The moisture from their engine condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. कि जब कभी कभी जो एयर है वो ज़्यादा ब्लो नहीं कर रही होती है, नॉर्मल होती है, तो जैसे मानो, और उस टाइम कोई जेट प्लेन है वो वहाँ से जाता है, तो जेट प्लेन का जो इंजन होता है ना, तो उसके आसपास में जो मॉइस्चर होता है, तो जेट प्लेन का जो इंजन होता है वो क्या करता है, उस मॉइस्चर को कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स टाइप या फिर कुछ ऐसा बना देता है। और फिर उसे अपने क्या देखते हैं कि जब आसमान से वो जेट प्लेन जाता है ना, तो अपने को यूँ लगता है कि वो पीछे पीछे एक वाइट कलर का कुछ धुआं टाइप छोड़ता हुआ जा रहा है ना। तो वो होता है, वो अगर विंड नहीं चल रही होती है ना, तो वो काफ़ी टाइम तक रह जाता है। ठीक है,
अब अगला दिया हुआ है कि precipitation that comes down to earth in liquid form is called rain। कि जो precipitation होती है, जो वाटर वेपर होता है, वो जब अर्थ के ऊपर आती है किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, तो अपने उसे क्या कह देते हैं, रेन कह देते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम्स रेन वाटर। कि ग्राउंड वाटर का जो लगभग पार्ट होता है ना, वो कहाँ से आता है, रेन वाटर से, बारिश के पानी से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। इसलिए पेड़ बचाओ, सबको पढ़ाओ, बिजली बचाओ, ठीक है। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। कि जो हिल स्लाइड्स के ऊपर जो ट्रीज होते हैं ना, इसलिए अगर अपने उन्हें काट देते हैं और जो फिर, और तब क्या हो जाती है, रेन होती है, तो सिर्फ क्या बचते हैं, खाली से पहले तुम देखो कि जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है यूं, और इस माउंटेन पे क्या है, यहाँ पर यूं ट्रीज लगे हुए हैं। वेट, यहाँ पर ऐसे ग्रीनरी उगी हुई है, तो ये क्या करता है, जो माउंटेन के ऊपर सॉइल होती है ना, उसे थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, उसे गिरने नहीं देता। और देखो फिर जब ऐसे बारिश होती है ना, तो ये जो ट्रीज होती हैं, ये इनके अंदर से यूं यूं होकर आ जाती है और इन्हें पानी भी मिल जाता है। तो जो ज़्यादा लैंड है वो उससे ख़राब नहीं होता। लेकिन मानो यहीं पर क्या हो जाए, कि ये जो ट्रीज हैं उन्हें देखो यूं काटते रहे, एकदम कम हो रहे हैं, मान लो इतने से ही बचे हैं, ये बस बचे ही नहीं, एकदम खाली कर दिया। तो जब बारिश होएगी ना, तो वो पूरे माउंटेन से होते हुए आएगी, और वो पूरे माउंटेन से सॉइल इरोजन करती हुई आएगी, माउंटेन के अंदर क्रैक्स करेगी, जिससे कभी भी वो टूट सकता है, हमें हार्म कर सकता है। और वो क्या कर देता है फिर, उस कारण क्या हो जाती है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, उसके लिए फ्लड का कारण भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ थे तो काफ़ी पानी जो है वो पेड़ ले लेते थे, पेड़ ऑब्जर्व कर लेते थे। अब माउंटेन पे पानी बचा ही नहीं, सारा पानी लैंड का है, वो तो लैंड पे रह ही रहा है, लेकिन जो माउंटेन का है वो भी कहाँ आ रहा है, लैंड पे आ रहा है। लैंड है, यहाँ का पानी तो इसने ले लिया। अब जो माउंटेन का वाटर है वो तो एक्स्ट्रा वाटर हो गया ना, तो एक्स्ट्रा वाटर भी जब इसमें आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall। mechanism के basis पर देखें तो 3 types के rainfall होते हैं। पहला दिया हुआ है the convectional rainfall, second one is orographic rainfall and third one is cyclonic rainfall। कि देखो cyclonic rainfall किसे बोला है, कि जैसे, एक मिनट, वेट, ये देखो पहला इसने दिया है साइक्लोनिक रेनफॉल का। इसके अंदर इसने क्या दिखाया है, रेन हो रही है, जो कोल्ड एयर है वो तो ऊपर से नीचे आ रही है, वार्म एयर नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसे क्या कह रहे हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि इससे कभी कभी साइक्लोन भी क्रिएट हो सकता है। दूसरा इसने दिया है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। कि जैसे देखो कि यहाँ पर जैसे कोई, ये तो दिखाया हुआ है माउंटेन, कोई प्लेट्यू भी हो सकता है, मान लो काफ़ी ऊंचा प्लेट्यू है, उस कारण से भी कि जो मॉइस्ट एयर है वो जब जाती रहती है, तो इनके कारण भी क्या होती है, रेनफॉल होती है। और फिर यहाँ पर देखो इस टाइप से दिखाया, मॉइस्ट एयर यूँ टकरा कर ऊपर जा रही है, फिर रेन नीचे आ गया। देन थर्ड वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, नॉर्मल है कि वार्म एयर ऊपर जा रही है, बारिश नीचे हो रही है, एकदम सिंपल। ओके, अब अगला ये एकदम लास्ट पैराग्राफ अपने चैप्टर का, दैट इज रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कि जो रेनफॉल है वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। रेनफॉल से ही, बारिश से क्या हो रहा है, अर्थ की सरफेस को फ्रेश वाटर मिल रहा है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैर्सिटी, यहाँ पर स्पेलिंग आता है स्कैर्सिटी होएगा, एंड ड्रॉट, अगर रेनफॉल कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो वो पानी की कमी आ जाएगी। उसके साथ साथ में क्या होगा, पानी की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा,
ड्रॉट हो जाएगा, सूखा आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर, फ्लड टेक प्लेस, कि अगर इसकी जगह क्या हो गया, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, जो फ्लड है वो आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्टील, हेल, कि एक प्रेसिपिटेशन का तो आपको बताया था कि वाटर, वाटर क्या, रेन, रेन है एक तरीका प्रेसिपिटेशन का, RAIN। और बाकी की तरीके क्या बताएं, स्नो, अपने उसे क्या कहते हैं, स्नो फ्रॉम, स्लीट और हेल, ये भी 2 टाइप है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको कोई और कंटेंट भी चाहिए 7th क्लास के अलावा, जैसे क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th और 12th के अंदर, except biology, you can say me any content, I can give you, I can provide you. So tell me in the comment box if you want any other content. So friends, please like, share and subscribe my channel. इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।